हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग हीट ऊष्मा के सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को लेकर चलेंगे। पहले हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक समझाएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों को। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप लोग स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले पहले आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम तक क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, मैं आप सभी को फिर से बताना चाहेंगे कि 100% सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपके क्वेश्चन भी यहीं से मिलेंगे, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक से उतना ही पढ़ाऊँगा जहाँ से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात रहा सिलेबस का, तो सिलेबस भी आपका 100% कंप्लीट होगा। तो देखिए, अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जब हम लोग रफ्तार पकड़ लेंगे तो मैथ के अलग से टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए अलग टीचर रहेंगे, और साइंस के लिए तो हम रहेंगे ही, और जीके के लिए भी अलग से रहेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग पूरा ज़रूर पढ़िए और कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आप सभी से PYQ क्वेश्चन करवाऊँगा, और आप लोग खुद देख लीजिएगा कि बन रहे हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, केल्विन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के नेक्स्ट पॉइंट मेरा है केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता। ये आप लोग याद रखिएगा, केल्विन का जब भी हम लोग व्यक्त यहाँ पे करते हैं तो उसमें डिग्री का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेरा है पारा। तो पारा देखिए क्या होता है, -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब देखिए, आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस पे, और पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट मेरा है द्रव तापमापी। तो पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन इससे ऐसे पूछे जाएंगे कि -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है उसका क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए रहेंगे, और ऑप्शन से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। द्रव तापमापी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पारा मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है गैस तापमापी। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या बोला है कि इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर जो आपके आयतन होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, उस हाइड्रोजन H2 गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम लोग माप सकते हैं गैस तापमापी के कारण। नेक्स्ट मेरा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या होता है। तो इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। फिर नेक्स्ट मेरा है तापयुग्म तापमापी क्या होता है। तो इसका प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कहीं भी समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ समझने की आएगी, न्यूमेरिकल्स आएगी या इसके कॉन्सेप्चुअल जो फार्मूलाज होंगे डेराइव, वो मैं आपको बिल्कुल समझा के बताऊंगा, और वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे है तापयुग्म तापमापी क्या होता है। तो इसका प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है। तो देखिए, इस तापमापी में क्या किया जाता है कि दूर स्थित वस्तुओं को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप, ठीक है। तो सूर्य का ताप आपको पूछा जाएगा किस विधि के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो पूर्ण विकिरण उताप मापी, ठीक है, टोटल रेडिएशन पेरोमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं। इसके नीचे का ताप नहीं मेजर किया जाता है, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण विकिरण उताप मापी या टोटल रेडिएशन पेरोमीटर्स पूछा जाएगा कि किस नियम पर आधारित है। तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है।
ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल इसी के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो देखिए हीट लेसन से आपको बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिलेबस में है तो कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर नेक्स्ट मेरा यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट बोलते हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्राय C द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये जो पॉइंट है दोस्तों आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसे आप लोग चाहिएगा तो नोट करके भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछेगा हीट लेसन से तो इसी से, और इस पर मैं एक नंबरिकल भी करवाऊँगा आपको। तो देखिए इसे जो स्पेसिफिक हीट होता है उसे हम लोग C से डिनोटेट करते हैं, और इसका SI यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, J/K(G)-1 K-1 होता है, तो आप लोग याद रखिएगा जूल पर kg, उसके बाद केल्विन। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है वो अन्य पदार्थों हैं उनसे अधिक होती है। एक आपके ये इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, कुछ पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा दिए गए और विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है, जूल पर kg के। तो बर्फ़ का क्या होता है 2100 होता है, पारा का 140, लेड का क्या होगा 130, लोहा का क्या होगा 660 और किसी बुक 460 और किसी बुक में आपको 480 मिलेगा। केरोसिन तेल 210 होता है और जल का 4200। ये आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से हम लोग जानते हैं। क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहते हैं, तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसे देखिए एक क्वेश्चन हाल ही के बार्क के एग्जाम में पूछा गया था कि जब हम लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो अंतर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। नेक्स्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एवं गामा में संबंध। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा में यही संबंध होता है 1:2:3, ठीक है। और ये कैसे होगा 1:2:3, तो ये देखिए पिछले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, उसमें संपूर्ण सॉल्यूशन दिया था, लेकिन ये आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी आप लोग टाइम इस पर बर्बाद मत कीजिए। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि इसका जो यहाँ पे संबंध होगा 1:2:3। और यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बीटा = 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू कभी कल पूछा जाता है, और गामा = क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गामा है, गामा 3 अल्फ़ा हो गया और बीटा = 2 अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट है जल का असामान्य प्रसार। प्राय सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि द्रव्य के आयतन गर्म करने पे बढ़ते हैं या घटते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। लेकिन आपका क्या आंसर हो जाएगा कि बढ़ते हैं। परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में बढ़ता है। ये देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कि जब हम लोग जल को क्या करते हैं गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसके आयतन में क्या होता है, आयतन घटता है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, ये आपको याद करना है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचलन। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचलन कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, एक चालन विधि के द्वारा, एक संवहन विधि के द्वारा और तीसरा विकिरण विधि के द्वारा। तो सबसे पहला जो मेरा है वो चालन क्या होता है, कंडक्शन। तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुँचती है, इसको हम लोग चालन बोलते हैं। तो आप लोगों को चालन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब हम लोग, ठीक है,
जब हम लोग ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या रहेगा, चालन का ऑप्शन रहेगा। और भी बहुत सारे आपको दे देंगे इसके तीनों टाइप विकिरण का, तो आपको चालन में क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए हिंदी वालों को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका हीट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसी को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए आपके भी यहाँ पे सेम छूट गए थे। 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 केल्विन पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको यहाँ पे याद ही रखने वाला ये भी पॉइंट आपके लिए भी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए कि याद ही रखिए इसको कि जब हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को, ठीक है, वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः जल के विशिष्ट ऊष्माधारिता का कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोगों को याद करना है और इसे हम लोग C से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद इसका जो हो जाएगा यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है। ये आप लोगों को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नोट बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया गया स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, जूल पर केजी के में पूछता है। तो वाटर का आपका 4200 हो जाएगा, आइस का आपका 2100 हो जाएगा, आयरन का 460 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑयल का हो जाएगा 210, ठीक है, केरोसिन ऑयल का, मरकरी का 140 और लीड का आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, फॉर ए गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए डिपेंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच गैस इज बीइंग नीडेड, ठीक है। तो इस पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया वो बोला गया द फ्लोइंग टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। सबसे पहला मेरा है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम लोग SB से डिनोटेट करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसे हम लोग SP के नाम से डिनोटेट करते हैं। तो इस दोनों का देखिए यूज होगा आगे, और यूज मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं यूज है, तो इसलिए अभी चलिए हम लोग बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया इफ़ इन प्लेस ऑफ यूनिट मास, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड। बताया गया कि यूनिट मास जो है, किसी प्लेस का यूनिट मास 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड, 1 मोल ऑफ गैस क्या किया गया, हीटेड किया गया। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, तब जो हीट जो रिक्वायर्ड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर बाय यूनिटी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे बताया गया कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, इसे हम लोग 2 तरीके से जानते हैं या 2 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला मेरा है, या 2 तरीके से हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV पे। सेकेंड मेरा पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर CP पे। इस दोनों के अगर रिलेशन की हम लोग बात करें तो इस दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो रिलेशन होता है CP/CV, ठीक है। तो CP आपको पता है क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, अपॉन यहाँ पे CV हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वल टू SP/SP। और SP/SP के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो SP क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिफिक गैस, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, गामा इज कॉल्ड ए एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस। तो आपके यही पूछे जाएंगे कि एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस, ठीक है, दिया हुआ रहेगा। फिर आपके ये ऑप्शंस रहेंगे सारे, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ओनली अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ गैस। अब आपके ये भी पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स, ठीक है, गामा जो है वो किस पे डिपेंड्स करता है, तो वो किस पे करता है, एटोमिसिटी ऑफ गैस पे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CP=MSP, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, CP=MSP और CV क्या हो जाएगा, MSV। अब देखिए M इज़ द मोलर ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है CP-CV=R। ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये बार बार पूछा जाता है और देखिए आपके नंबरिकल एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अगर नंबरिकल आगे आने के भी चांसेस होंगे तो इसी पे आएंगे। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा R होता है CP-CV। SI यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे
इन एसआई यूनिट्स में होता है, फिर सीपी माइनस उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट्स लेंथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखिए, थर्मल एक्सपेंशन वही होता है जस्ट अभी जो हिंदी में हम बताए, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, तो उसके लेंथ, ब्रेथ, एरिया जो होता है इसमें चेंजेज आएंगे, वॉल्यूम में चेंजेज आएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे। और जो इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में जो इंक्रीज होगा, एरिया एंड वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आर मेजर्ड इन टर्म्स। यहाँ पे देखिए, मेजर इन टर्म्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंसिव, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंसिविटी अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा से हम लोग डिनोटेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस्पेरिफिशियल एक्सपेंशन और एस्पेरिफिशियल यहाँ पे एक्सपेंसिविटी बीटा से हम लोग डिनोटेट करेंगे, और क्यूबिकल एक्सपेंशियल के लिए हम लोग गामा से डिनोटेट करेंगे। डैट मीन्स लेंथ में अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फ़ा से हम लोग करेंगे, ठीक है, फिर एरिया में हो रहा है तो हम लोग बीटा से करेंगे, और आपके वॉल्यूम में हो रहा है तो हम लोग गामा से करेंगे। इसके बीच की अगर रिलेशन की हम लोग बात करें तो इसके रिलेशन जो होता है अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू 1:2:3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बिकॉज अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाता है। नेक्स्ट मेरा है गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप सभी के लिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सपेंड्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए, जितने भी द्रव्य हैं जिसे हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, लिक्विड को, तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता है। बट अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर को अगर जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके जो वॉल्यूम है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर अगर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब है क्लियरली डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको इसमें पूछ सकता है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर के वो किस लेवल पे होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ हेड। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हेड क्या होता है, तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट को वन प्लेस से अनदर प्लेस हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र का देखिए मेनली 3 मोड्स रखा गया, ठीक है, 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला मेरा है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, फिर मेरा है रेडिएशन। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है वो कंडक्शन। ये क्या होता है, तो कंडक्शन में यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इन दिस प्रोसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय सक्सेसिव वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विदाउट बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन सॉलिड्स। हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन। कंडक्शन में होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि इसके थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, तो बिना किसी बॉडी में टच किए हुए ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, किसके, वाइब्रेशन के थ्रू। तो आप लोगों को इसमें यही समझना है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विदाउट बॉडीली मूवमेंट, बिना बॉडी मूवमेंट किए हुए हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कंडक्शन बोलेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स आर इन जनरल गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सारे मेटल्स क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज ब्रिक, कंसरेट, फेल्ट, आइस, वुड, सॉ, डस्ट, पेपर, एयर, ग्लास, क्लॉथ आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सारे क्या हैं, बेड कंडक्टर्स हैं हीट के, और ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, जितने भी मेटल्स से रिलेटेड बने हुए हैं। तो दिस इज वाई आइस इज पैक्ड इन सो डस्ट। चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप बस क्या करिएगा, एक बार इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा उस टाइम देखिए आपको यहाँ पे खुद याद पड़ते जाएगा कि हम ये पढ़े हुए थे। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए पहले कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, फिर इसके इसी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके PYQ क्वेश्चन जितने पूछे गए वो भी इसी में करवाएंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप लोग ग्रुप में भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।